नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख से आज जो खबर आई वो किसी भी भारतवासी को पसंद नहीं आई होगी। विशेषकर उन लोगों को पसंद आई होगी जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस देश में अराजकता फैले। तो एक ऐसी खबर जिसने सभी देशवासियों को निराश किया। अब सवाल यह उठता है कि लद्दाख में जो आज हुआ उसका जिम्मेवार कौन है, क्योंकि वहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी तक जला दी गई और हंगामा हुआ बीजेपी के दफ्तर के बाहर। तो ऐसे में एक तरफ जहां मोदी विरोधी जो मीडिया वाले हैं उनको एक मसाला खबर मिल गई और अब इसके सहारे दूसरे लोगों को भी भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। और क्यों बचना चाहिए, इस पूरे वीडियो में हम इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे तथ्यों के साथ कि आखिर यह हुआ क्यों। क्या वाकई में जो है वो जैन जी ने यह प्रदर्शन किया या इस प्रदर्शन के पीछे कुछ खतरनाक मंसूबे भी आपको नजर आते हैं। तो खबर आपने देख ली, अब हम आते हैं इस पे सिलसिलेवार विश्लेषण के ऊपर। सबसे पहले इसमें अगर किसी की जिम्मेवारी बनती है तो हम बात कर सकते हैं सोनम वांगचुक, अमित शाह, और तीसरा मैं इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी घसीटना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी खबरों के लिए बहुत सारी जो है वो कुछ ऐसे घटनाएं होती है जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार होता है। लेकिन चूंकि भारत सरकार जो है वो पूरे देश में जो है वो केंद्र में रहती है, इसलिए निशाना सरकार को बनाया जाता है। तो अगर हम सिलसिलेवार इसका विश्लेषण करें तो पहला कारण, अगर हम इसकी समीक्षा करते हैं, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी और 3 इडियट मूवी में काफी लोगों ने जो है वो उसको पसंद किया। एक आइडल पर्सनैलिटी जिसमें आमिर खान ने रोल किया था, और सोनम वांगचुक उसके बाद अचानक से जो है वो सुर्खियों में आ गए थे। अब सोनम वांगचुक ने उसके बाद में आपने ये भी देखा कि जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया तो सोनम वांगचुक ने सरकार की प्रशंसा की। वो केंद्र सरकार के पाले में खड़े थे। अब आप इत्तेफाक देखिए, और आज वही सोनम वांगचुक इस हिंसा के लिए जो है वो जिम्मेवार भी हो सकता है। कैसे हो सकता है और इसके पीछे कहानी क्या है? सबसे बड़ी कहानी होती है महत्वाकांक्षा और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट। अब आप देखिएगा, जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाई गई, और अगर आप जम्मू कश्मीर से जब लद्दाख अलग हुआ उससे पहले के कुछ घटनाक्रम देखोगे तो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, लेकिन लद्दाख इससे बिल्कुल दूर रहता था, कट आउट रहता था। तो लद्दाख हमेशा से यह चाहता था वहां के लोग कि उनको जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए और पत्थरबाजी की समस्याओं से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर को तोड़कर लद्दाख को अलग कर दिया गया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाई गई। अब आप देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि वहां के लोगों को ये पसंद आया तो उसका तथ्य यह है कि उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना। तो मतलब लोग केंद्र सरकार के साथ खड़े थे। अब अचानक से सोनम वांगचुक जो है वो केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन कैसे करने लगे, अनशन कैसे करने लगे, क्योंकि इस हिंसा के पीछे भी सोनम वांगचुक का 21 दिन का प्रदर्शन है। और इससे पहले अगर आप देखोगे कुछ समस्याओं को लेकर फरवरी से लेकर फिर मई में जो है वो एक मीटिंग होती है, और अब 6 अक्टूबर जो है वो फिर इसके ऊपर मीटिंग होनी है लद्दाख के कुछ मसलों को लेकर। तो उससे पहले हिंसा क्यों, उग्र प्रदर्शन क्यों? तो इसमें आपको समझ में आएगा कि सरकार ने जब, क्योंकि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए थे और 2019 में धारा 370 को हटाया गया था, तो उसके बाद सोनम वांगचुक को, क्योंकि उनका एक इंस्टीट्यूट है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, और इसका काम है हिमालय को बचाने का जितने जो प्रयास किए जा सके वो प्रयास करना, उस मुहिम को अंजाम देना। तो सरकार ने 54 एकड़ जमीन सोनम वांगचुक को अलॉट कर दी इस इंस्टीट्यूट के लिए।
लेकिन जब सरकार ने इसके कामों की समीक्षा की तो पिछले 1 महीने पहले, क्योंकि सोनम वांगचुक तो लगातार अनशन पर बैठे रहते थे, तो सरकार ने जो अलॉट की हुई जमीन थी वो सोनम वांगचुक के इस इंस्टीट्यूट से वापस ले ली और उसके बाद से ही अनशन पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक। तो फिर सवाल यह है कि क्या 54 एकड़ की जमीन की वजह से ये पूरा जो प्रदर्शन है वो उसका खेल चला? हालांकि सोनम वांगचुक ने हिंसक प्रदर्शन के जो है वो रोकने का आह्वान किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक जो 2019 में सरकार के खड़ा था, आज वो केंद्र सरकार के विरोध में क्यों खड़ा है? तो पहला, इसके लिए जिम्मेवार कौन हो सकता है? सोनम वांगचुक। दूसरा आता है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार को मैं इसलिए कटघरे में खड़ा करता हूं क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए जो किया, या मैं तो कहूंगा कि इस देश के लिए जो किया, 370 को हटाकर, जो एक कैंसर था इस देश का, और जम्मू कश्मीर की आवाम को मुख्य धारा में जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। इसी के तहत धारा 370 भी हटाई। अब धारा 370 हटाने के बाद जिस तरीके से, दो कारणों की हम बात करेंगे, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना और जम्मू कश्मीर को टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी तो नहीं बनाई, लेकिन लद्दाख में भी जो है वो प्रेसिडेंट रूल रहा, कमान सेना के हाथों में रही, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए शायद किसी प्रधानमंत्री ने इतना पैसा बहाया होगा जितना जम्मू कश्मीर में आज तक किसी ने खर्च नहीं किया होगा विकास कार्यों के लिए। तो लद्दाख को अब वो दिखने लगा था, लद्दाख की जनता को, कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार लगातार जो है वो पैसा खर्च कर रही है विकास कार्यों के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम को मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं लद्दाख की जो जनता है उसकी अवहेलना हो रही है। लद्दाख में सरकार जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कर रही है, जबकि लद्दाख की जनता को जम्मू कश्मीर के बजाय लद्दाख के लिए अपेक्षा ज्यादा थी केंद्र सरकार से। और अमित शाह का भी पूरा फोकस जो है, क्योंकि लद्दाख शांत था, लद्दाख की संस्कृति मजबूत थी, और कभी लद्दाख के लोग जो है वो इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं थे। और आपने देखा होगा अमित शाह भी लगातार जो है वो टच में रहे जम्मू कश्मीर के, लेकिन लद्दाख से थोड़ा सा कट ऑफ हो गए। ये एक कारण जो है वो इसका बनता है। अब हम इसको जो है वो सकारात्मक वे में भी ले सकते हैं और नकारात्मक वे में भी ले सकते हैं। सकारात्मक वे में इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार के जो फैसले हैं लगातार, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस नाराजगी के पीछे भी एक संदेश यह छुपा हुआ है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है जो कि पिछली सरकारों ने नहीं किया। यह अलग बात है कि जम्मू कश्मीर जिस तरीके से साथ खड़ा होना चाहिए भारत के, उस तरीके से अभी भी जो है वो साथ खड़ा नहीं हो रहा है, और वो धरातल पे जो है वो दिखाई देता है। लेकिन जब हम सोनम वांगचुक और अमित शाह की बात करते हैं तो फिर इसके बीच में एक नाम और आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। इसका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है संजीव सान्याल के लेकर, टिप्पणी को लेकर और सीजीआई को कटघरे में खड़ा करने वाला, उसमें मैंने इसके ऊपर विस्तार से बात की, और मुझे लगता है आपको वो वीडियो दोबारा देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि जो हालात बने हैं उसके लिए सोनम वांगचुक और अमित शाह से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेवार कौन था, केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट? लेकिन अब क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया। आरक्षण को लेकर कोर्ट का फैसला और उसके बाद में कुकी और मैतेई समाज सड़कों पर उतर आए, उग्र प्रदर्शन होने लगे, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट उससे पीछे हट गया। कभी उसके ऊपर जो है वो सुनवाई नहीं की, उल्टा केंद्र सरकार को जो है वो नोटिस जारी करने लग गया। अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 जब हटी तो उसके बाद में कमांड सेना के हाथों में थी, और मुझे लगता है कि जब सेना के साथ में ये चीजें चल रही हो और मामला सुरक्षा को लेकर हो तो उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हालात सामान्य करने की पूरे प्रयास जो है वो सेना के द्वारा किया गया था, और 2022 आते आते पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी वो सेना ने सुनने कर दी। तो फिर इसका क्रेडिट किसको जाएगा?
तो फिर इसका क्रेडिट जाएगा अमित शाह को। अब हम इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दिसंबर 2023 और उसके बाद अगस्त 2024, तो उस वक्त सुनवाई की गई कि जम्मू कश्मीर में चुनाव वापस होने चाहिए। केंद्र सरकार से समय सीमा को लेकर जवाब मांगा गया, केंद्र सरकार ने जवाब दिया गया और फिर उसके बाद केंद्र सरकार को ऑर्डर दिया गया कि 6 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, जबकि सरकार उस वक्त चुनाव कराने के मूड में नहीं थी। सैन्य सुरक्षा के जितने भी जो अधिकारी थे वो इसके फेवर में नहीं थे। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर जो है वो ऐसा फैसला दिया और उसके बाद सरकार को चुनाव करवाने पड़े। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए और यह जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार था कि बिना किसी घटना के, हिंसक घटना के, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद में पहलगाम अटैक हुआ। इसके बाद जो है वो जो हिंदुओं को विस्थापित किया गया था जिस कॉलोनी में वो बसे हुए थे, मुट्ठी जम्मू के पास में, और जहां पर दुकानें अलॉट की गई थी उनको रोजी रोटी कमाने के लिए, तो उमर अब्दुल्ला ने पहला काम किया उनकी दुकानों को तोड़ने का, अतिक्रमण के बहाने। इसके अलावा जो हिंदू विस्थापित हुए थे, रोशनी एक्ट जो 2001 का जो मामला था उसको वापस सरकार जम्मू कश्मीर की, तो अब उन जमीनों को अवैध तरीके से जिनका कब्जा है उनके नामकरण करने में सरकार लगी हुई है। तो इस सरकार से यह उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। तो अब आप सोचकर देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकार के इस जो इतने सालों से एक कैंसर का कारण बना हुआ था उसको खत्म किया, तो उसके काम में क्या हस्तक्षेप करना जरूरी था? जैसे कि अमूमन सुप्रीम कोर्ट यह करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी विचारधारा ही ऐसी है। और क्यों है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि जिस विचारधारा से वकीलों की एक लॉबी और जिस विचारधारा से जजों की एक लॉबी आती है, तो आपने देखा होगा जो लोग जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग ही नहीं मानते, अरुंधति रॉय, उसको जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से। तीस्ता सीतलवाड़ जो अरुणाचल प्रदेश का जो नक्शा है, विवादित नक्शा दिखाती है, उसको जमानत मिल जाती है। रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजों से जो अपनी न्यायिक व्यवस्था को सुधार नहीं कर सकते, आप उस देश में, उस देश के विकास के लिए और उस देश के सुधार के लिए आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए मैंने संजीव सान्याल का जो टिप्पणी थी उसको लेकर पूरे विस्तार से फैक्ट्स के साथ बात करी। तो अब तीसरा जो है, और इसके बाद विरोध के स्वर भी उठे थे कि इन जजों को जो है वो प्लेन में बिठाकर उस जगह पर छोड़ देना चाहिए और उन हालातों से वाकिफ होना चाहिए जो ये दिल्ली में बैठकर ऑर्डर करते हैं। तो आज की स्थिति में आप खुद सोचकर देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होते तो शायद, क्योंकि जम्मू कश्मीर से परेशान लद्दाख, उसको लगा कि उसका डेवलपमेंट होगा और वहां पर जम्मू कश्मीर के बजाय जो भी प्रक्रियाएं होगी वो तेजी से होगी। लेकिन उलट इसके जम्मू कश्मीर पे जो है वो सरकार का फोकस ज्यादा रहा, क्योंकि सरकार को लगा कि लद्दाख शांत है, लद्दाख में चीजें बाद में भी चीजें ठीक की जा सकती है। और उनमें अब यहां पर जहां पर चुनाव हो जाने चाहिए थे, उस लद्दाख में अब तक चुनाव नहीं हुए क्योंकि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। और यह भी एक मांग जो है वो इसमें रखी गई। हालांकि इसके पीछे मुझे 54 एकड़ जमीन जो है उसका मसला ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी पूर्ण राज्य का दर्जा की जो है वो मांग की जा रही है इस प्रदर्शन में। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, सरकार बन गई, तो आप समझ सकते हैं कि इससे अपेक्षा किसकी हुई। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने, वैसे अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो वादों की जो लिस्ट थी इस देश के लिए, धारा 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ, इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम होते चले जा रहे हैं। लेकिन लद्दाख की जनता से आपको पता होगा, शेड्यूल 6 का वादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 2020 में किया गया था और लोगों की नाराजगी है कि वो अब तक पूरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं जो है वो लद्दाख की अनदेखी की है। लेकिन इस सरकार से यह भी उम्मीद है कि इस पूरे प्रदर्शन को सरकार जो है वो नियंत्रण कर लेगी
और जो जरूरी स्टेप उठाने होंगे, मुझे लगता है कि उसका पूरा का पूरा दारोमदार अमित शाह के ऊपर होगा, जो इस वक्त इस देश के गृह मंत्री है। और अमित शाह का आपको काम करने का तरीका पता ही होगा, वो जम्मू कश्मीर भी जाते हैं और वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जाते हैं। तो इस मामले को अमित शाह जो है वो रिजोल्व करने में कामयाब भी हो जाएंगे, और फिर उन लोगों को एक बार फिर जो है वो जबान पे ताला, जो इसको लेकर खुशियां, या हम कह सकते हैं कि खुश नजर आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने 3 लोगों के ऊपर आधार बनाते हुए इस वीडियो का विश्लेषण करने की कोशिश की है। तो इससे जो है वो आपको कुछ समझ में आएगा कि आखिर इस देश में जो सब कुछ चल रहा है, अगर कुछ अच्छा होने होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट टांग जरूर अड़ाता है, और जहां सुप्रीम कोर्ट टांग अड़ाता है वहां पर समस्याएं खड़ी होती है। आपने देखा होगा, जब मैंने नक्सलवाद का अभी नाम लिया, तो अभी बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे विपक्ष के। नक्सलवाद को खत्म करना तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन नक्सलवाद प्रभावित गांवों में कुछ लड़कों को शामिल करके ट्रेनिंग दी गई हथियारों की, कि वो उस गांव की सुरक्षा कर सके नक्सलियों से। सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार का जो है वो, जिसको हम कहें कि आड़ लेकर दानवों को, और आपको मैंने पहले भी बोला था कि दानवों के लिए मानवाधिकार की कोई जगह नहीं होती, नक्सलियों को जो है वो छूट देती, सलवा जुडूम को बंद कर दिया गया। और हुआ क्या उसका परिणाम? नक्सलियों ने 36 लड़कों को जो सलवा जुडूम से जुड़े हुए थे उनकी गला रेत कर हत्या कर दी नरसंस तरीके से। तो उसका जिम्मेवार कौन था? तो यह है इस कहानी के पीछे की पूरी पटकथा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी फैक्ट्स की जो है वो जांच जरूर करनी चाहिए, और फिर उसके बाद में एक, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी जो आकलन है उसको समाप्त करना चाहिए, वहां तक ले जाकर कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।